इसके बाद बेटा हम सेकंड जो टॉपिक आज पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन कब हुआ और फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट। और ओके, तो पहले तो 1789 से पहले का हमने एरिस्टोक्रेसी बता दिया, जमाना क्या था। उसके बाद हम पढ़ेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन बेटा कब और क्यों हुआ फर्स्ट टाइम। और बेटा उसके बाद बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे ये नेशन स्टेट की बात कहां से होनी शुरू हुई, ये नेशन स्टेट लोगों के दिमाग में कैसे आया, क्योंकि उससे पहले तो किंगडम्स होते थे। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं दैट वी आर गोइंग टू रीड। अब बेटा आप एक काम करो, आपके पास नोट्स हैं, आप नोट्स निकालो और हम इसको रीड कर रहे हैं और उसके बाद आपको आधी कहानी समझ आ जाएगी। फिर मैं कुछ एमसीक्यूज जो हैं वो आपके साथ करूंगी डिस्कस, एक आध एक्स्ट्रा आंसर लिख पाओ। नोट्स में जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है एक्सप्लेन द डोमिनेंस ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी इन यूरोप। यूरोप में बेटा आप एक्सप्लेन करो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी कैसी थी। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो राजाओं वाला सिस्टम क्या था। और तुम्हें पता है फ्रेंच रिवॉल्यूशन पहली बार 1789 में हुआ, तो उससे पहले की कहानी ये हमसे पूछ। बेटा अ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाज द डोमिनेंट क्लास, ये डोमिनेट क्लास कर थी। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी का मतलब वो क्लास जो डोमिनेटिंग थी दोनों तरीके से, कैसे, पॉलिटिकली भी और बेटा सोशली भी, सोसाइटी में भी डोमिनेट करती थी और पॉलिटिकली भी, क्योंकि राजा थे ये लोग। A landed aristocracy was the dominant class socially as well as politically. Second point, this class, ये जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थे ये बेटा पूरे यूरोप में थे, दो चार ही फैमिलीज थी, ज्यादा नहीं थी। दिस क्लास हैड अ कॉमन वे ऑफ लाइफ अक्रॉस रीजनल डिविजन्स, पूरे यूरोप में अलग अलग एरिया में इन सबका एक ही लाइफ स्टाइल, राजाओं का एक ही होता है। दे हैड एस्टेट्स, इन सब के पास बेटा एस्टेट्स थे, प्रॉपर्टी थी। एंड टाउन हाउसेस थे, टाउन हाउसेस मतलब बेटा छोटे छोटे गांवों के बाहर इन्होंने अपने घर बंगला बनाए हुए थे, जैसे आजकल हम लोग फार्म हाउसेस बनाते हैं इन द कंट्री साइड। They spoke French for diplomatic purposes and in high society. इनकी बेटा लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन फ्रेंच होती थी, चाहे ये फ्रांस में रह रहे हो चाहे ये कहीं भी रह रहे हो, उस जमाने में तो कंट्रीज थे भी नहीं। Their families were connected by the ties of marriages, और बेटा आपस में ही एक दूसरे की फैमिली में ये लोग शादी करते थे। This was numerically a small group, अगर नंबर में देखोगे तो ये लोग बहुत कम थे, पर बेटा डोमिनेटिंग क्लास थी। द मेजोरिटी पॉपुलेशन पीजेंट्री हुई। अब क्वेश्चन नंबर 1 हमने पूरा पढ़ लिया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछते भी नहीं है ये लोग, पर हमें थोड़ा सा रीड करके जाए। अब आते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन पे, और वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहां से हुई, ये आप बताइए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत में पॉइंट्स थोड़े ठीक ठीक से जो कि हमारे इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में आए, अदरवाइज बेटा पूरा आंसर तो ये कभी पूछते ही नहीं है ये वाला। तो जब ये लैंडेड एरिस्टोक्रेसी वाला सिस्टम चल रहा था तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों शुरू हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 आप नोट्स में से पढ़ रहे हो, द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। 1789 में सबसे पहले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, क्यों हुआ, फॉर नेशनलिज्म। नेशनलिज्म का मतलब लव फॉर द कंट्री, हमारा देश होना चाहिए। अभी तक ये लोग क्या मानते थे कि भाई हम तो पीजेंट्री हैं, किसान हैं, एरिस्टोक्रेसी की बात सुनेंगे। पहली बार 1789 में बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ बिकॉज दे वांटेड देयर नेशन स्टेट, लव फॉर द कंट्री, नेशनलिज्म। टिल देन, उससे पहले तक 1789 से पहले तक फ्रांस वाज अंडर द रूल ऑफ एन एब्सोल्यूट मोनार्क। एब्सोल्यूट मोनार्क का मतलब डिक्टेटर के हाथ में होता, बेटा उसके हाथ में था पूरा। एब्सोल्यूट मोनार्क होता है किसी की नहीं सुनता, टायरेनिकल रूलर,
sole power he has, only power he has. फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब शुरू हुआ तो इन लोगों ने कहना शुरू किया, फ्रेंच रिवॉल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवर्टी फ्रॉम अ मोनार्की टू बेटा फ्रेंच सिटीजन। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में बात शुरू हुई कि आज तक ये जो सोवर्टी है बेटा, सोवर्टी का मतलब हो गया द सुप्रीम पावर, ये सोवर्टी, ये जो सुप्रीम पावर है इसको ट्रांसफर कर दीजिए। अच्छा, किसको ट्रांसफर कर दीजिए? वो कहने लगे ग्रुप ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स को। आज तक ये सोवर्टी, सुप्रीम पावर मोनार्की के हाथ में होती थी, राजा के हाथ में होती थी। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडिया था द ट्रांसफर ऑफ सोवर्टी, द सुप्रीम पावर फ्रॉम मोनार्की टू द ग्रुप ऑफ सिटीजन्स। और बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन में ये भी कहा गया, द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 ने अनाउंस कर दिया दैट इट वाज द पीपल हु वुड कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड इट्स डेस्टिनी। लोग अपना देश भी बनाएंगे मोनार्की को हटा के, और बेटा उस देश का डेस्टिनी भी बनाएंगे, किस्मत भी बनाएंगे। ये था बेटा फ्रेंच रिवॉल्यूशन। अब इसमें आप इंपॉर्टेंट मार्क करो थर्ड और फोर्थ पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1789 तो मैं वैसे ही बार बार बोल बोल के याद करा दूं। तो ये दोनों पॉइंट सेपरेटली आप कर लो बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। जो चीज इंपॉर्टेंट होती है वेरी, वो मैं बता देती हूँ, जो नहीं है तो उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत। अब बेटा हमारा आज का थर्ड क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आता है, इन लोगों के दिमाग में नेशन स्टेट कैसे आ गया? क्योंकि बेटा नेशनलिज्म तो तब आएगा ना जब नेशन होगा, तो नेशन स्टेट की कहानी कहां से शुरू? बेटा हाउ डिड द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट्स डेवलप इन यूरोप? देखो, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी द फोर्स ऑफ नेशनलिज्म, बेटा 19th सेंचुरी में पूरे यूरोप में नेशनलिज्म आ गया, और नेशनलिज्म ब्रॉट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस, स्वीपिंग मतलब ग्रेट चेंजेस इन पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। बेटा इन प्लेस ऑफ मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स, अब इन्होंने कहा बेटा जो मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स होते थे, डायनेस्टिक का मतलब क्या होता है? फैमिलीज, तो राजाओं की फैमिलीज जो रूल करती, द मल्टी डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप, उसकी जगह बेटा नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट इमर्ज हुआ। तो नेशन स्टेट का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कब आया? 19th सेंचुरी में, व्हेन देयर वाज स्वीपिंग चेंजेस बेटा इन द वर्ल्ड ऑफ यूरोप, उसके मेंटल और पॉलिटिकल वर्ल्ड, and there the concept of nation state emerged in place of multi dynastic systems. नेशन स्टेट का मतलब क्या था? इन अ नेशन स्टेट द मेजॉरिटी ऑफ इट्स सिटीजन्स केम टू डेवलप अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। और बेटा नेशन स्टेट में जो लोग रहते हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल हैव कॉमन आइडेंटिटी, एक जैसे होंगे वो। मैम कॉमन आइडेंटिटी कैसे होगी? भाई बेटा इतना बड़ा यूरोप था, अब इस यूरोप में हम स्टेट कैसे बनाए, नेशन स्टेट? तो उन्होंने बोला नेशन स्टेट उसका बनेगा जहां के मेजॉरिटी ऑफ द लोग बेटा उनकी कॉमन आइडेंटिटी होगी, वहां हम बॉर्डर लाइन बना देंगे और बोलेंगे ये है नेशन स्टेट। तो मैम कॉमन आइडेंटिटी क्या होगी? वो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है बेटा, दिस कॉमन आइडेंटिटी डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। ये कॉमन आइडेंटिटी का कोई टाइम पीरियड नहीं होगा। दिस कॉमन आइडेंटिटी वाज डेवलप्ड थ्रू स्ट्रगल्स, जहां बेटा एक जैसे लोगों ने स्ट्रगल किया है, थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स, सबके एक जैसे हैं, एंड द कॉमन पीपल। तो इस बेसिस पे बेटा उन्होंने अलग अलग जो है वो अपने नेशन स्टेट बना ली। नेशन स्टेट बेटा वाज द एरिया where majority of the population had the common identity. This common identity which did not which had not been for time immemorial. This common identity was developed through struggles, the leaders, the action of the leaders, or beta the common people.
और लास्ट में बेटा वो कॉमन आइडेंटिटी होगी व्हेन दे हैव द शेयर्ड हिस्ट्री, कॉमन हिस्ट्री। वहां पे हम ड्रॉ कर देंगे, मतलब ड्रॉ क्या कर देंगे, बता देंगे कि ये पूरा एक नेशन स्टेट। तो चार बेटा इन्होंने चीजें बताई हैं जिसके बेसिस पे इन्होंने कॉमन आइडेंटिटी डिटरमिन करी और नेशन स्टेट डिटरमिन किया। उसमें पहला था बेटा स्ट्रगल्स थ्रू द एक्शन ऑफ द लीडर्स, कॉमन पीपल एंड द कॉमन हिस्ट्री, ये था नेशन स्टेट। अब ये आपने कंप्लीट किया, अब आपका रजिस्टर निकलेगा और रजिस्टर में बेटा हम लोग अभी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के भी क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाले जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं उसको आप थोड़ा सा गैप छोड़ देना, क्योंकि वहां पे हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के क्वेश्चंस करते रहेंगे। और करीब मुझे लगता है आप 1.5 पेज छोड़ दो, या ज्यादा से ज्यादा पेज का मतलब 1 साइड, तो 1.5 साइड या फिर 2 साइड्स छोड़, और उसके बाद हेडिंग डालो नेशनलिज्म इन यूरोप, क्योंकि अब मैं कुछ क्वेश्चंस नेशनलिज्म इन यूरोप के करा रही हूँ। फिर हम रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, हमारी स्पीड स्लो इसलिए रहेगी क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो जो मैं पढ़ाती जा रही हूँ उसे याद करते जाना। ये स्कूल की तरह पीछे पीछे भागना मत कि जल्दी जल्दी कोर्स कर ले, एग्जाम अगले साल देना है। तो अच्छी तरीके से याद करो, यू शुड फोकस इन ऑन दैट रादर देन दिस कि जल्दी से सिलेबस कंप्लीट। लिखिए बेटा क्वेश्चन।